130वां संविधान संशोधन विधेयक गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आपराधिक मामला दर्ज हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सीएम या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत के बाद हटाया जा सके। यही वजह है कि इस कानून की धारा 45 में संशोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है। ये विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह संविधान 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239A में संशोधन कर पीएम या केंद्रीय मंत्री और राज्यों व दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान जोड़ना जरूरी है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक में पहले प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें शामिल करवाया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार 3 बिल आज लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश किया है। इसके तहत सरकार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, यानी कि पुलिस केस होता है और 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर 30 दिन तक के अंदर वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन अपने आप उसको पद मुक्त समझ लिया जाएगा। हालांकि जैसे ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भारी विरोध और हंगामा लोकसभा में देखने को मिला और इसको संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बताया विपक्षी दलों ने और जमकर इसका विरोध किया। हालांकि और ये भी कहा कि बहुत जल्दीबाजी में इस बिल को लाया गया। हालांकि बिल पेश होते ही इसको स्थायी समिति को भी भेज दिया गया है ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो। उसके बाद ये बिल जो है कानूनी रूप लेगा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है और पहला फेज यानी 3 दिनों का वोटर अधिकार यात्रा का पहला चरण अब पूरा हो चुका है। तो दूसरी तरफ एनडीए अब बिहार में संयुक्त महाअभियान शुरू करने वाली है। यह महाअभियान जो है यह 23 अगस्त से शुरू होगी और यह 8 चरणों में चलेगी, यानी पूरे 1 महीने तक यह महाअभियान एनडीए का चलने वाली है, जिसमें एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और हर जिले में महासम्मेलन करेंगे और लोगों को एनडीए की 20 साल की उपलब्धि के बारे में बताएंगे। साथ ही लोगों से अपील करेंगे कि 2025 में वो एनडीए का साथ दें। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने के मुद्दे पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिलाधिकारियों को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए थे। बीजेपी सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं देना चाहती है। इस मामले की गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों से ये भी कहा है कि डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहाँ हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो सफाई देने में इतनी देर क्यों हो गई है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष के नेता संवैधानिक संस्थाओं को तार-तार कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता उन्हें ऐसा जवाब देगी कि राजनीति में वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जनसुनवाई के दौरान राजकोट के एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। राजेश भाई खीमजी भाई नामक 41 वर्षीय शख्स
अपनी कुछ शिकायत लेकर पहुंचा था। उसके हाथ में दस्तावेज थे और वो पहुंचा था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिविल लाइन स्थित राज निवास पर। यहाँ पर जनसुनवाई बुधवार को होती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों की समस्याओं का निवारण करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। राजेश खीमजी भी पहुंचा हुआ था। उसने रेखा गुप्ता के समक्ष एक डॉक्यूमेंट्स रखे, कुछ बातचीत हुई, फिर वो आक्रामक हुआ। रेखा गुप्ता पर उसने थप्पड़ जड़ दिए और इसके साथ साथ जब रेखा गुप्ता संभलने की कोशिश करती हैं दीवार के सटकर, तो यह उनके बाल भी खींचता है और जहां पर रेखा गुप्ता गिर जाती हैं उनके माथे पर चोट आ जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन हरविंदर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। बेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में ठाकरे ब्रांड फेल हो गया। दरअसल बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले बेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए। दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्कर्ष नाम का पैनल चुनाव में खड़ा किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिक नाम का पैनल इस चुनाव में खड़ा किया था। कुल 21 सीटों के लिए वोट पड़े और जब काउंटिंग हुई तब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को वहां पर खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। 21 में से 0 सीट इनके हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित दलों द्वारा ये चुनाव में जो पैनल खड़ा किया था उसे 7 सीटों पर वहां पर जगह मिली। तो शशांक राव के बेस्ट कर्मचारी यूनियन ने 14 सीटें लेकर वहां पर चुनाव में अपना झंडा बुलंद किया। दरअसल पिछले 9 साल से बेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में शिवसेना की सत्ता थी, लेकिन इस बार शिवसेना यूबीटी को इस सत्ता से हाथ धोना पड़ा। दरअसल ये चुनाव को बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बैंड का लिटमस टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन ठाकरे बैंड इसमें फेल हुआ। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत धामी मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम को मंजूरी दे दी है। ऐसे में इस अधिनियम को विधानसभा में सदन के पटल पर रख दिया गया है। इसके पारित होने के बाद ये एक एक्ट के रूप में राज्य में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार जल्द ही उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने जा रही है। देश का ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां पर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम बनने जा रहा है। इसके तहत अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ अन्य समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख समुदाय भी शामिल होंगे। जबकि अभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता है। ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार और मजबूत होंगे। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसने सभी सरकारी कर्मचारियों की परेशानियां और बेचैनियों को बढ़ा दिया है। दरअसल मदन दिलावर ने यह कहा है कि जो भी पंचायत राज में निर्माण कार्य होगा उसका घटिया निर्माण कार्य करते पाया जाएगा या फिर सरकारी स्कूल के अध्यापकों द्वारा स्कूल में गलत तरीकों से बच्चों के साथ पेश आने, उनके साथ अश्लील हरकत करने, सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के पोस्टर उनके घर के दीवारों पर चस्पा किए जाएंगे, जिससे उनके परिवार के लोगों को भी पता लग सके कि इन लोगों ने किस कदर लापरवाही बरती है, लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का जैसे ही यह बयान सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने इसे लेकर अब आलोचना शुरू कर दिया। उसका यह कहना है कि न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। यदि न्यायालय में दोषी पाया जाता है उसके बाद सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बिना पूरी जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए इस तरह का बयान दिया जाना कतई सही नहीं माना जाएगा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि क्या मदन दिलावर अपने इस बयान पर अडिग रहते हैं और इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं या उनका बयान एक राजनीतिक स्टंट साबित होगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारी बीजेपी पार्टी जोर शोर से कर रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी पार्टी
दमदम में इस सभा को ऐतिहासिक सभा बनाने में जुट चुकी है। कार्यकर्ता लोगों के घरों में जा रहे हैं और यहाँ पे किस तरह से प्रधानमंत्री की सभा में आए और प्रधानमंत्री के द्वारा जो वक्तव्य रखा जाए उसे भली बात सुने, क्योंकि 2026 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाकर सत्ता में आना चाहती है। यानी प्रधानमंत्री जिस तरह से 22 तारीख को कोलकाता पहुंच रहे हैं, यहाँ पे 3 मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कई जो यहाँ पे शिलान्यास का भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन बीजेपी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने का भी काम करेगा और दूसरी पार्टी सीएमसी भी अपनी पूरी रणनीति भी बना रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। राजधानी लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बीते 18 अगस्त को शुभारंभ किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से एक्सपर्ट शामिल हुए। इस सम्मेलन में साइबर फ्रॉड, डीएनए, ड्रोन लैब मुख्य विषय रहे। शिखर सम्मेलन में आए एक्सपर्ट ने कहा कि साइबर फ्रॉड हर रोज नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर के उच्च शिक्षा दी जा रही है इस लैब में। वहीं देश में बनी पहली डीएनए लैब जहां हाई टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इसके साथ ही ड्रोन रोबोटिक लैब, जिसको तरकश नाम दिया गया है। आने वाला भविष्य ड्रोन का है। दुश्मन देशों के ड्रोन को फॉरेंसिक के जरिए दुश्मन देशों के ड्रोन का पोस्टमार्टम किया जा सकेगा, डाटा एक्सेस किया जा सकेगा। पुलिसिंग हो या आर्मी, हर जगह इसका अहम रोल रहेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि देश के सभी 75 जिलों में थानों की स्थापना की गई है। जो साइबर थाने हैं 75 थाने, उनके लिए सभी 1587 थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शिखर सम्मेलन से 100 साइबर जो वैन है उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। पिछले 2 दिनों से मुंबई और उसके आसपास के जिलों में जारी तेज बारिश से बुधवार के दिन लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन तेज बारिश का खतरा अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे सहित कोंकण के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट बुधवार के दिन भी जारी किया है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर मौजूद हैं। इस समय समंदर में हाई टाइड का वक्त चल रहा है। समंदर में इस समय करीब 4 मीटर ऊंची लहरें जो हैं वो उठ रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग हादसों में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 10 से करीब लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।